बताइएगा। जब प्रकाश का उद्गम बिंदुवत हो तो उससे बनने वाली छाया में एक जैसा अंधकार रहता है। जब प्रकाश के उद्गम का विस्तार रुकावट की अपेक्षा बड़ा हो तो छाया के मध्य भाग में प्रकाश एकदम नहीं पहुंचने के कारण पूर्ण अंधकार रहता है। यह क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रछाया। हाँ, प्रछाया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अम्ब्रा। हाँ, अम्ब्रा। ठीक है। और जिस भाग में अंशतः प्रकाश पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे उपछाया कहते हैं। उसे उपछाया यानी पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? हाँ, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। हाँ, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। बताइएगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति किस दिन होती है? हाँ, अमावस्या के दिन। ठीक है। चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है? हाँ, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं पड़ता है और इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होती है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हर महीने ग्रहण नहीं दिखलाई देता क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? सही है, 5 डिग्री। हाँ, 5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के 2 नियम हैं, कौन कौन? हाँ, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होता है। ठीक है। बताएगा, किस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है? समतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? दर्पण के पीछे। हाँ, दर्पण के पीछे। हाँ, उतनी ही ओर जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी रहती है। ठीक है। बताएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा, लेटरल इनवर्स है ना। हाँ, उसी को पार्श्व उल्टा कहते हैं। जैसे कि आप खाते हुए आईना देखेंगे तो दाएं हाथ से दिखाएगा तो उसमें बाएं हाथ दिखाएगा। हाँ, इसी को हाँ उसी का पार्श्व उल्टा कहते हैं। काल्पनिक और आभासी दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है? समतल दर्पण में। ठीक है, 2B। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना थीटा से घूम जाती है? सही है, 2 थीटा से घूम जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? हाँ, सही है, 360/थीटा -1। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा,
समकोण पर झुके दो दर्पणों के बीच रखे वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 बनेगा। हाँ ठीक है। हाँ वही तो 360/90 तो 9 36 -1। हाँ तो 4 - 1 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के बीच कितना प्रतिबिंब बनता है? हाँ अनंत। समांतर रहेगा तो, और समकोण रहेगा तो 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुरूपदर्शी यानी कैलिडोस्कोप, इसमें समान लंबाई तथा समान चौड़ाई के 3 आयताकार समतल दर्पण इस प्रकार लगे रहते हैं कि दो दर्पणों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? सही है, 60 डिग्री का कोण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितना डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं? 45 डिग्री। ठीक है। किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? हाँ ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हाँ परिदर्शी यानी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग पनडुब्बी जहाज में भी किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे क्या कहते हैं? हाँ अवतल दर्पण कहते हैं। उसे और क्या कहते हैं अवतल दर्पण को? हाँ अभिसारी। ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर है ना, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, या कनकेव मिरर। ठीक है। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे हाँ उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। बताएगा, कौन सा दर्पण जो है वह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है? उत्तल दर्पण। हाँ जिसको कहते हैं अपसारी। हाँ अपसारी दर्पण या उत्तल दर्पण, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है। और अवतल दर्पण जो है वह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। अवतल दर्पण। हाँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं, अतः उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? सही है, वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। हाँ पोल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की क्या कहलाती है? वो कहलाती है, फिर से सुनिए इसको, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रधान अक्ष रेखा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है। उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पणों की फोकस दूरी किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? हाँ सही है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/m। ठीक है, जहाँ u क्या है? हाँ वस्तु की दर्पण से दूरी, और v है हाँ प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और f जो है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? हाँ सही है, उसे आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम। हाँ स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसा बनता है? और सीधा। ठीक है, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल। हाँ, अवतल दर्पण। ठीक है, सर्च लाइट और गाड़ी के हेडलाइट दोनों में अवतल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ट्रक चालक या मोटर कारों में चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सही है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दाढ़ी बनाने वाले ऐनक में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल। सही है, अवतल दर्पण। ठीक है। आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु को यदि अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? हाँ, उल्टा और वास्तविक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सही है। हाँ, दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनेगा। हाँ, और उसकी प्रकृति क्या होती है? हाँ, सीधा और आभासी। हाँ, बड़ा, सीधा और आभासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? अनंत पर। और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा बनेगा। और उसकी प्रकृति क्या होगी? हाँ, वास्तविक, उल्टा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। ठीक है। और प्रकृति क्या होती है? ठीक है, वास्तविक और उल्टा। सब में वास्तविक, उल्टा सिर्फ एक में है सीधा और आभासी, है ना, जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं। हाँ, दर्पण के पीछे बनेगा तो। ठीक है। आगे फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 33-34। अगला क्वेश्चन बताएगा, एल्युमिनियम के किस यौगिक का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया में व्यापक तौर पर किया जाता है? हाँ, एल्युमिनियम के यौगिक का नाम बताना है। एल्युमिनियम के किस यौगिक का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया में व्यापक तौर पर होता है? वो है एल्युमिनियम क्लोराइड। हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एल्यूमिना
ये भी एल्युमिनियम के यौगिक है। यह बड़े पैमाने पर किस अयस्क से तैयार किया जाता है? ठीक है, बॉक्साइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, पोटासियम का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। हाँ ठीक है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र बता सकते हैं तो बोलिए। हाँ ठीक है, K2SO4 Al2SO4 सफिक्स 3 24H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, एल्युमिनियम कार्बाइड को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम कार्बाइड, इसका सूत्र होता है Al4C3 को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मीथेनाइड। हाँ, मीथेनाइड कहते हैं। ठीक है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? फिर से बोलते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? ये बनती है मीथेन। हाँ, मीथेन गैस बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कपड़ों को अदाह्य बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में किस एल्युमिनियम के यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ये उस लूसेंट में भी है ये क्वेश्चन, बताइए। यह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है AlOH3। हाँ, OH3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम सल्फेट को क्या कहते हैं? हेयर सल्फेट। हाँ सही है, हेयर साल्ट कहते हैं, सल्फेट ने हेयर साल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैल्शियम के यौगिक पृथ्वी परत में कितना प्रतिशत मात्रा में उपस्थित है? सही है, 3.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का द्रव्यमान कितना डिग्री सेल्सियस है? द्रव्यमान। हाँ, द्रव्यमान। हाँ, 851। ठीक है, 851 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक है हाँ 1439। ठीक है, 1439 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जबकि कैल्शियम का अपेक्षित घनत्व तो कितना होता है? सही है, 1.55। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऊष्मा का और विद्युत का क्या होता है? ठीक है, सुचालक होता है दोनों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्लों से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करती है? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? हाँ सही है, क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? हाँ सही है, बुझा हुआ चूना कहते हैं, सही है। हाँ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम। हाँ हाँ, वो बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा? अलग नाम है थोड़ा। विरंजक चूर्ण क्लोरीन को गुजारता उस पर तो निकलता। हाँ, विधि का नाम बताइए। क्लोरीन तो गुजारता है, हाँ ठोस बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। हाँ, तो विधि का नाम बताइए। नाम है, विधि का नाम है हेसेन क्लेवर विधि। हाँ, हेसेन क्लेवर विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? कैल्शियम CaSO4 2H2O को क्या कहते हैं? जिप्सम, जिप्सम, हाँ हाँ जिप्सम कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? सही है, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिप्सम का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? और हाँ, अमोनियम सल्फेट खाद, अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में भी किया जाता है जिप्सम का उपयोग, ठीक है। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः क्या कहते हैं? वही, हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट तथा सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट तथा सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सुपर फॉस्फेट। हाँ, सुपर फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। सुपर फॉस्फेट क्या यह जल में घुलनशील होता है? होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड, यह एक स्लेटी रंग का ठोस पदार्थ है। इसे नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम साइनामाइड बनता है? सही है, 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कैल्शियम साइनामाइड को क्या कहा जाता है? इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड, नाइट्रोलिम, हाँ नाइट्रोलिम। कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलिम कहा जाता है, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कैल्शियम हाइड्राइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड को कहते हैं हाइड्रोलिथ, हाँ हाइड्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कैल्शियम के किस यौगिक का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में होता है? फॉस्फेट, हाँ कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग जो है टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीज मुख्यतः बताएगा, मुख्यतः किया जाता है पायरोलुसाइट, हाँ पायरोलुसाइट अयस्क से किया जाता है मैग्नीज का निष्कर्षण, ठीक है। अगला बताएगा, कैल्शियम के किस यौगिक का प्रयोग दंत मंजन
पाउडर तथा पेस्ट बनाने में किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसका उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है ना, दीवारों पर सफेदी करने में भी। हाँ, तो कैल्शियम फॉस्फेट तो टूथपेस्ट, चूना का भी प्रयोग करते हैं, हाँ सफेदी बनाने में करते हैं, ठीक है। सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। हाँ, चमक आ जाता है उसी की वजह से। ये जो चूना होता है ना, इसकी बता देना। हाँ ये हो गया बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन, चूना है। पोटेशियम परमैंगनेट, यह बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जिसे किस नाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट या बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है लाल दवा के नाम से। हाँ, लाल दवा, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट यह जल में साधारण विलेय है तथा कौन सा रंग का विलयन बनाता है? पोटेशियम परमैंगनेट जो है वह जल में साधारण विलेय है, यानी घुलता उसमें, और कौन से रंग का विलयन बनाता है? गुलाबी, हाँ गुलाबी रंग का, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग और कहाँ किया जाता है? वो तो लाल दवा में तो हो ही गया, दवा के रूप में किया जाएगा। और कहाँ किया जाता है? ये विरंजन में, हाँ जैसे कि ऊनी, रेशमी तथा सूती कपड़ों के विरंजन तथा तेलों के रंगहीन करने में, रंगीन नहीं रंगहीन, हाँ रंगहीन बनाने में किया जाता है। और यही पोटेशियम परमैंगनेट का, हाँ कपड़ा को रंगहीन बनाने में, लाल है तो उसको उजला कर देगा, है ना। और ये कीटाणु रहित भी करता है जल को, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन है? सही है, मैग्नीज ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूगर्भिक तत्वों में लोहा का स्थान कितना? सही है, चौथा स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? हाँ, लाल हेमाटाइट से किया जाता है, ठीक है। और मैग्नेटाइट से लोहा का चुंबकीय अयस्क प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की मुख्यतः 3 किस्में होती है, कौन कौन? हाँ ठीक है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितना % होती है? 2.5%। सही है, 2.5% होती है। इसी कारण यह कठोर और भंगुर होता है। हाँ, भंगुर यानी टूटने वाला, ठीक है। ढलवा लोहा में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं? ढलवा लोहा में कौन कौन सी अशुद्धियां मौजूद रहती है? फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज, हाँ ठीक है। और ढलवा लोहा जो सबसे निम्न कोटि का लोहा है, यह 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? भूरा व्हाइट, हाँ सफेद ढलवा लोहा और भूरा ढलवा लोहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिटवा लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? हाँ सही है, ढलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है। उसकी अपेक्षा यह जो पिटवा लोहा शुद्ध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिटवा लोहा में कार्बन का % बताना है। 0.12 हाँ सही है, 0.12 से 0.25% होती है, ठीक है।
लोहा, ये बताना है इस्पात किसका मिश्र धातु है, किन दो वस्तुओं का? इस्पात जो है लोहा और कार्बन का, हाँ लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है, ठीक है। और इसमें कार्बन की मात्रा ढलवां लोहा से कितना % होता है? इसमें होता है सर 0.25 से 1.5। हाँ सही है, 0.25 से 1.5%, ठीक है। इस्पात 4 प्रकार का होता है, कौन कौन? मृदु इस्पात, हाँ। कठोर इस्पात, मध्य इस्पात, हाँ, और वो हो गया लौह इस्पात, कठोर इस्पात और मिश्र इस्पात। हाँ मिश्र। इसमें कोई भी मेटल मिला देते हैं उसको हाँ मिश्र इस्पात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, स्टेनलेस इस्पात में कितना % क्रोमियम रहता है? 1.5%। 15%। हाँ 15% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मैग्नीज इस्पात में लोहा के साथ कितना % मैग्नीज होता है? 6 से 15। हाँ 6 से 15%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निकेल इस्पात में कितना से कितना % निकेल होता है? 3 से 4। हाँ 3 से 4%, ठीक है। अगला बताएगा, इनवार में निकेल कितना % होता है? सही है 36%। अगला बताएगा, टंगस्टन स्टील में टंगस्टन कितना % होता है? 20%। हाँ सही है 10 से 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, क्रोम वेनेडियम स्टील में क्रोमियम कितना % और वेनेडियम कितना % रहता है? क्रोमियम सर 2 से 0.1 से 1% क्रोमियम, 0.1 से 1%, ठीक है। और वेनेडियम रहता है 1.15 से 0.5%, ठीक है। क्रोम इस्पात में क्रोमियम कितना % रहता है? हाँ क्रोम इस्पात में क्रोमियम 5% रहता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध लोहा सफेद मुलायम तथा रवादार धातु है, इसका द्रव्यमाप कितना डिग्री सेल्सियस है? 15 सही है 1533। और क्वथनांक 2450। हाँ 2450, ठीक है। और घनत्व तो कितना होता है? 7.86। हाँ 7.86, ठीक है। मुस्लिम धर्म का शुद्ध अंक 786 ना, 786, ठीक है। अगला बताएगा, कठोर इस्पात में कार्बन की मात्रा लगभग कितना % होती है? 1.5% कठोर इस्पात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस इस्पात का उपयोग रेल लाइन, पुल, जहाज आदि के निर्माण में होता है? वही मध्य इस्पात, हाँ मीडियम स्टील है ना। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.5%, ठीक है। हाँ बहुत कम हिस्सा है, ठीक है। मृदुल इस्पात यानी मिल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितना % रहती है? 0.1, हाँ 0.1%, ठीक है। रसायन विज्ञान में आगे पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 129-30। चलिए बताइएगा बायोलॉजी में, बताइएगा केशाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में किस तत्व की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फास्फोरस, हाँ फास्फोरस, ठीक है। हाँ सब से लगेगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस तत्व की कमी होने से कुछ पौधे में बीज नहीं बनते एवं हरित लवक उचित ढंग से कार्य नहीं करते हैं? कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस तत्व की कमी से पत्तियों पर अंगमारी हो जाता है जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट हो जाती है? सही है, पोटेशियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में मैग्नीशियम की कमी होने से वे पीले हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ बता रहे हैं, नीमी माता उसे हाँ सही है, ठीक है, उसे हरिमहीनता कहते हैं, क्लोरोसिस। हाँ, क्लोरोसिस कहते हैं उसको अंग्रेजी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कौन सा तत्व क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लोहा। हाँ, लोहा। ठीक है, यह श्वसन क्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लोहा की कमी होने से क्या होता है? हाँ, क्लोरोसिस या हरिमहीनता। हाँ, हरिमहीनता। ठीक है। अगला बताएगा, पौधों में किस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है? मैग्नीज। हाँ, मैग्नीज। ठीक है। यह हाँ एम एन यह जो है मैग्नीज जो है नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती है ना, मैग्नीज की कमी से। अगला बताएगा, कौन सा तत्व श्वसन में उपयोग एंजाइमों में उपस्थित होता है? हाँ, पौधों में श्वसन में उपयोग एंजाइमों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? यह है तांबा। ठीक है। अगला बताएगा, किस तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं? जिंक। हाँ, जिंक सही है। अगला बताइएगा, कौन सा तत्व इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होती है? कौन सा तत्व इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होती है? वह तत्व है जिंक। हाँ, जिंक ही है। ठीक है। अगला बताइएगा, कौन सा तत्व मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है? इसकी कमी से पौधों के शूट टिप नष्ट हो जाते हैं, ऊपर वाला भाग। वो है बोरोन। बोरोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कौन सा तत्व नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है? इसकी कमी से फूलगोभी एवं पत्तगोभी में रिप्लेट रोग हो जाता है। नहीं, यह है मॉलिब्डेनम। हाँ, मॉलिब्डेनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? सही है, जिंक की कमी से। अगला क्वेश्चन, मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज। हाँ, मैग्नीज की कमी से। ठीक है। हाँ, मैग्नीज की कमी से। फूलगोभी का विपलेट रोग, विपटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? मॉलिब्डेनम। हाँ, मॉलिब्डेनम की कमी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की हरिमहीनता रोग किस तत्व की कमी से होता है? वही कैल्शियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम। कैल्शियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम सबसे। ठीक है। अगला बताएगा, नींबू का डायबेक रोग किस तत्व की कमी से होता है? सही है, कॉपर। ठीक है। अगला बताएगा, आम का लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता। ठीक है।
नींबू का लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? तांबा। ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना परसेंट? 78%। ठीक है। अगला बताएगा, वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? हाँ सही है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है। अगला बताएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो विधियों द्वारा होता है, कौन कौन? नहीं वो प्राथमिक है। एक है प्राकृतिक विधि और दूसरा विद्युत विसर्जन। हाँ, विद्युत विसर्जन द्वारा, प्राकृतिक विधि द्वारा। ठीक है। विनाइट्रीकरण, यह नाइट्रोजन यौगिकीकरण तथा नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुछ जीवाणु भाग लेते हैं, जैसे उस जीवाणु का नाम बताइए। नाइट्रोजनीकरण। हाँ, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में उसका नाइट्रोजनीकरण के उल्टा है ये। हाँ, सुडोमोनास डिनाइट्रिफिकेशंस है ना, सुडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस। ठीक है। और माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस, ये दोनों है। ठीक है। इस प्रक्रिया द्वारा सभी सड़े जले जीव जंतु पेड़ पौधे नाइट्रोजन विमुक्त करते हैं, जो पुनः वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन है? हाँ, क्लोरोफिल। हाँ सही है। ठीक है। अगला बताएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन निष्कासित होता है? हाँ ठीक है, ऑक्सीजन और जल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है। मतलब बन गया। अगला क्वेश्चन बताएगा, ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, C6H12O6। ठीक है। अगला बताएगा, पौधों की जड़ें किस विधि द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करती है? परासरण, ऑस्मोसिस। तो है ये है। हाँ। और आपने बोला तो जो जल से जल जाता है तो चलता है, तो चालन। जल आता है, चालन भी आपको याद है, आप बोल रहे जल्दी सुन के जाते। वो सॉलिड में होता है ना, ये पौधा में है तो पौधा में परासरण होगा। हाँ हाँ, पौधों में परासरण। हाँ ठीक है। हाँ
ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा ऑस्मोसिस। हाँ ऑस्मोसिस यानी परासरण, परासरण। ठीक है, वो बात करिए, वो बात करिए। ठीक है, ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन बताएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र कौन होता है? पतित होवे करता है, वही क्लोरोफिल होता है। हाँ क्लोरोफिल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र क्लोरोफिल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन बताएगा उच्च पादपों में हरित लवक में अस्तरमय रचनाओं की पट्टियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हरित लवक। हाँ, उच्च पादपों में हरित लवक में अस्तरमय रचनाओं की पट्टियां होती है, उसे ग्रेना कहते हैं। हाँ, उसे ग्रेना कहते हैं। ठीक है, और हरित लवक का आंतरिक स्तर इसकी गुहा यानी कैविटी को आस्तरित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, बता रहे हैं, ग्रेमा एक और नाम है, उसे कहते हैं पीठिका। हाँ पीठिका, उसी को अंग्रेजी में स्ट्रोमा कहते हैं। हाँ स्ट्रोमा। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही दोनों में होता है ना, ग्रेना और स्ट्रोमा में। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पीठिका, स्ट्रोमा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में 4 पायरोल रिंग का बना चपटा फोरफारिन हेड जिसके केंद्र में किसका एक परमाणु रहता है? हाँ मैग्नीशियम। हाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु रहता है। ठीक है, आज तो हम जब मैग्नीशियम बोले तो हम मैग्नीज आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, दोनों अलग अलग है ना, मैग्नीज और मैग्नीशियम अलग अलग है ना। मदद करता है, एक पाया जाता है मैग्नीशियम। हाँ, उसका परमाणु पाया जाता है मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम Mn, वो Mn हुआ। ठीक है, चलिए अब बताएगा क्लोरोफिल ए का सूत्र। क्लोरोफिल ए, हाँ बहुत लंबा सूत्र है यह C55H72O5N4Mg। और क्लोरोफिल बी का सूत्र है C55, हाँ C55 H70, हाँ N4Mg। हाँ N4Mg। ठीक है, अगला बताएगा पर्णहरित प्रकाश में कौन कौन से रंगों को ग्रहण करता है? हाँ सही है, बैगनी, नीला और लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? ठीक है, लाल रंग में। और सबसे कम? हाँ सबसे कम बैगनी रंग में और सबसे अधिक लाल रंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी क्रिया है? हाँ सही है, उपचयन अपचयन की क्रिया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा प्रकाश संश्लेषण में जल का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन किसे बनाने में होता है? ऑक्सीजन के बनाने में। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन किसके निर्माण में होता है? हाँ शर्करा, हाँ शर्करा के निर्माण में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की 2 अवस्थाएं हैं, कौन कौन? हाँ सही है, प्रकाश रासायनिक क्रिया और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश रासायनिक क्रिया या क्रिया पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है? गिरना। इसे और कौन सी क्रिया कहते हैं? ठीक है, हिल क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल का अपघटन होकर क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन, है ना, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, और प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल के अपचयन के लिए ऊर्जा किससे मिलती है? प्रकाश से। हाँ, प्रकाश से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक क्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है? हाँ सही है, एटीपी और NADPH निकलता है। ठीक है, और यही जो है अंधकार क्रिया संचालित करने में मदद भी करता है, NADPH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है? ठीक है, स्ट्रोमा या पीठिका। हाँ, पीठिका में संपन्न होती है। ठीक है, हीन क्रिया और हील क्रिया अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रकाश रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया को और क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं केल्विन बेंसन चक्र। हाँ, खोजा था इसीलिए उसके नाम पर केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की तीव्रता पर कैसे निर्भर करती है? यानी कि प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? कम होगा। प्रकाश की तीव्रता अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, और प्रकाश की उस पर पड़ेगा उतना ही अधिक होगा। प्रकाश की तीव्रता कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, उल्टा। हाँ, तीव्रता बढ़ जाएगा तो ऊपर धूप कम जाएगा ना। धूप कैसे कमेगा? दोपहर में तीव्रता क्या होता है? बढ़ता है। सुबह और शाम के समय तीव्रता घटती है, तो सुबह और शाम में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतर होती है, समझे? तो सुबह और शाम में तीव्रता कम रहती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। वही तो तीव्रता का मतलब वही है। अगला क्वेश्चन बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना से कितना डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है? सही है, 0 से 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, परंतु 37 डिग्री से उच्च ताप पर यह घट जाती है। ठीक है, 0 से 37 के बाद घटने लगता है। 90 डिग्री 98.6 डिग्री पर तो कितना आ गया? 272 में 96 बोले ना। अरे नहीं, अगला क्वेश्चन बताएगा, पौधों में श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें किसका ऑक्सीकरण होता है? ये होता है शर्करा और वसा का, और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अगला बताएगा, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन। हाँ, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अगला बताएगा संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को की दो अवस्थाएं हैं, कौन कौन? हाँ सही है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। ठीक है,